हमने इवॉल्विंग, आप लिख पाओगे? जियोपॉलिटिक्स, बैलेंस ऑफ पावर, है ना? चलो देख लेते हैं अगर इसका कुछ। अब हम अगर एक अपना क्वेश्चन ऐसे लिखो, लिखो व्हाट, इसके चांसेस बहुत कम है, कहो तो कराए, नहीं तो नहीं है। फिर मतलब ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है थियरी रिलेटेड, बट समझ आप यूज कर सकते हो तो करना। तो ऐसे क्वेश्चन लिखो व्हाट, या ऐसे लिखो एक्सप्लेन द रीसेंट डेवलपमेंट्स इन वेस्ट एशिया थ्रू द लेंस ऑफ theories of international politics. ठीक है, तो अब ऐसे लिखो, लिखो द लिखो द फॉलोइंग थियरीज, बता दो, फॉलोइंग थियरीज एंड conceptual frameworks help can help in analyzing the emerging scenario in West Asia, comma, the emerging scenario in West, comma करके लिखो, emerging scenario in West Asia is also useful in validating, इनकी सिनेरियो से भी थियोरीज भी वैलिडेट हो रही है, इन वैलिडेटिंग द फॉलोइंग थियोरीज। ठीक है, पहला लिखो रियलिज्म, देखो स्ट्रक्चरल रियलिज्म is a dominant paradigm which has two schools of thought. First is defensive realism. स्कॉलर कौन है? केनेथ वॉल्स। ठीक है, अब लिखो केनेथ वॉल्स is also the founder of structural realism. अंडरलाइन करो स्ट्रक्चरल रियलिज्म। स्ट्रक्चरल रियलिज्म किस चीज को हाईलाइट करता है? देखो स्ट्रक्चरल रियलिज्म emphasize on understanding the role of the structure of international politics, understanding the role of the structures in international politics. Right? Its basic assumption is structures constrain the choices. ठीक है, अंडरलाइन करो constrain the choices.
मतलब अगर आप दोस्ती करना चाहेंगे तो भी नहीं होगी। कॉन्स्ट्रेन द चॉइसेस, इसको अंडरलाइन करो। सिंस स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज एनार्किकल, Kenneth Waltz suggest that there is no way to eliminate security dilemma completely, and therefore foreign policies of all states represent, हर देश की फॉरेन पॉलिसी क्या रिप्रेजेंट करती है, याद रखना आगे से, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखो, बैलेंसिंग एक्ट, बैलेंस ऑफ पावर करते रहते हैं। तो बैलेंस ऑफ पावर, इसलिए ऐसे लिखो, अकॉर्डिंग टू केनेथ वॉल्ट्स, बैलेंस ऑफ पावर इज अ autonomous condition of international politics. अब जैसे ऑटोनोमस कंडीशन का मतलब क्या हुआ, तो बैलेंस ऑफ पावर थियोरी के दो तीन एक्सप्लेनेशन है। कुछ लोग कहते हैं कि बैलेंस ऑफ पावर एक फॉरेन पॉलिसी चॉइस है। फॉरेन पॉलिसी चॉइस का मतलब हुआ एक्टर ने चूज किया है फॉरेन पॉलिसी को करने को, तो वो ऑटोमेटिक कंडीशन नहीं हुई, ठीक है। तो ये कौन लोग कहते थे ये फॉरेन पॉलिसी चॉइस है, ये मॉर्गेंथ्यू, वो लोग कहते थे एक्टर शेप करते हैं। लेकिन केनेथ वॉल्ट क्या कहता है, ये चॉइस नहीं है, ये ऑटोमेटिक कंडीशन है, ये अपने आप इमर्ज होगा, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है। और कुछ लोग कहते हैं सेमी ऑटोनोमस है, जिसमें स्ट्रक्चर भी शेप करता है और एक्टर भी शेप करते हैं। तो ये कौन लोग कहेंगे, ये कहेंगे नियो क्लासिकल रियलिस्ट। लेकिन केनेथ वॉल्ट्स क्या कहता है, ये ऑटोमेटिक कंडीशन है। क्यों कहता है, क्योंकि ही डजंट लीव थिंग्स ऑन एक्टर्स। तो कभी बैलेंस ऑफ पावर पे ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, बैलेंस ऑफ पावर एज अ ऑटोमेटिक कंडीशन, क्रिटिकली इवेल्युएट। तो अब इसमें तुमको क्या, अगर यहीं पे बता दें इसका स्ट्रक्चर, एक ऐसे क्वेश्चन लिख लो, बैलेंस ऑफ पावर एज अ automatic condition in international politics. Comment. मान लो ऐसे कमेंट आए तो 3 पर्सपेक्टिव करके एक फ्लो चार्ट बना दो, 3 पर्सपेक्टिव्स एज अ फॉरेन पॉलिसी चॉइस, क्लासिकल रियलिज्म, ऑटोनोमस कंडीशंस, ऑटोनोमस कंडीशन में आएगा स्ट्रक्चरल रियलिज्म, लेकिन कौन सा, ऑफेंसिव की डिफेंसिव, ऑफेंसिव वाले हेजेमनी की बात करते हैं, है ना। तो डिफेंसिव रियलिज्म, इसीलिए हम यहां पर केनेथ वॉल्ट्स को लिख देंगे।
यहाँ पे मॉर्गेंथ्यू को लिख देंगे। और थर्ड सेमी ऑटोनोमस, इसमें हम नियो क्लासिकल के स्कॉलर हैं रैंडेल श्वेलर, फरीद जकारिया, ऐसे एक चार्ट बॉक्स में करके ठीक है। तो अब इसका आंसर ऐसे लिख दो। तो इसमें क्या क्या लिखना होगा? फर्स्ट पॉइंट लिख देना कि concept of balance of power is the oldest concept in international politics. ठीक है, इसको क्या माना जाता है? ब्रैकेट में लिख दो मैक्सिम, MAXIM। सेकंड, it is the concept of realist paradigm. Next, classical realists like Morgenthau which emphasize on the role of actors, look balance of power as a choice. ये समझ में आया? कैसे पता चलता है एज अ चॉइस? क्योंकि मॉर्गेंथ्यू ने 6 प्रिंसिपल्स दिए रियलिज्म के, और मॉर्गेंथ्यू रिमाइंड कराना चाह रहा है फॉरेन पॉलिसी मेकर्स को कि इनको ट्रांसग्रेस मत करो, एज इफ ट्रांसग्रेशन कोई चॉइस थी। ठीक है, तो वो उसकी अप्रोच क्या है कि ही वांट्स टू गाइड द फॉरेन पॉलिसी मेकर्स। ये लिंक आया समझ में? ठीक है, कहां से समझ में आ रहा है? 6 प्रिंसिपल्स है। अब सेकंड है, लिखो ऑन द अदर हैंड स्ट्रक्चरल रियलिस्ट्स like Kenneth Waltz, highlight that the structure of international politics do not give choices, that is the reason foreign policies of all states क्या करती दिखती है? वेरी गुड, seem to be doing balancing, either external or internal. ठीक है, तो चाहे स्टेट बड़ी हो चाहे स्टेट वीक हो, इसलिए ये कहता है कि तभी हमें यूनिवर्सल फीचर्स मिलते हैं कि सभी देश की फॉरेन पॉलिसी रिप्रेजेंट वन यूनिवर्सल थिंग। ठीक है, तो इसमें लिखो रीजन बिहाइंड यूनिवर्सलिज्म इन फॉरेन पॉलिसीज। लिखो from this perspective balance of power is a autonomous development, means ये independent है of the choices।
ऑटोनोमस डेवलपमेंट मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइसेस है। और थर्ड क्या है, राइट, नियो क्लासिकल रियलिस्ट believe that structures constrain the choices but actors also play the role. ये जब एक्टर्स की बात करते हैं तो किसका मतलब होता है? फॉरेन पॉलिसी मेकर्स, फॉरेन पॉलिसी इंस्टीट्यूशंस और डोमेस्टिक फैक्टर्स, तीनों का। एक्टर्स में इनका मतलब है लीडर्स, इंस्टीट्यूशंस एंड डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। और जो कैनेथ वॉल्स था वो स्टेट को ब्लैक बॉक्स के फॉर्म में देख रहा था कि अंदर कुछ नहीं देखना है, ठीक है। तो अब देखो इससे क्या होता है, हेंस फॉरेन पॉलिसीज रिफ्लेक्ट कॉन्टिन्यूटी एंड चेंज। एक देश की भी फॉरेन पॉलिसी में कंटिन्यूटी एंड चेंज है और बाकियों में भी वेरिएबिलिटी है, ठीक है। तो अभी कैनेथ वॉल्स की थ्योरी ये क्या प्राइम फीचर बता रहा है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आपको दिखता है बैलेंस ऑफ पावर या गेम ऑफ बैलेंस ऑफ पावर। तो करंट ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट can be seen as an attempt to establish the balance of power, as in the past Iran's power has grown. Fine. So if any state's power grows so much, that becomes a threat to the vital interest of others. मतलब जैसे स्ट्रक्चर के कारण तो कॉन्टिन्यूटी आती है, और स्ट्रक्चर कैसा है, एनार्किकल। लेकिन हर कंट्री का डोमेस्टिक कल्चर अलग है, लीडरशिप अलग है। तो एक कंट्री और दूसरे कंट्री की फॉरेन पॉलिसी एग्जैक्टली रेप्लिका नहीं है, और एक ही कंट्री की फॉरेन पॉलिसी में कॉन्टिन्यूटी आ रही है स्ट्रक्चर के कारण, और चेंज आ रहा है क्योंकि डोमेस्टिक डिमांड्स चेंज हो रही हैं, लीडरशिप चेंज हो रही है। अभी आ गया समझ? चलो, तो अब ऐसे ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, हाउ Kenneth Walt's theory explains recent developments. तो इसमें लिखते हैं, in past few years there has been the rise of power of Iran, especially after civil war in Syria. Israel, right, Iran miscalculated its position at, किसके कहने पे, at behest of Russia and China, ठीक है। अब लिखो, हेंस ईरान had a role behind
the tragedy of 7th October 2023. ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखो, लिखो व्हाट डज दिस रिफ्लेक्ट? देखो, ईरान्स अटेम्प्ट टू एस्टैब्लिश हेजेमनी। लग रहा है ये ऐसा? तो इसके ऊपर केनेथ वॉल्स क्या कहता है? जब भी कोई स्टेट हेजेमनी के लिए जाएगा तो क्या होगा? काउंटर कोएलिशन। ठीक है, इट वॉज एस्टैब्लिश, लिखो अकॉर्डिंग टू केनेथ वॉल्स such policies are counterproductive. काउंटर प्रोडक्टिव क्यों? एरो करके लिखो, लीड्स टू काउंटर कोएलिशंस। ठीक है, अब लिखो वी कैन सी द चेन गैंगिंग या गैंगिंग अप ऑफ द कंट्रीज इन द रीजन। ठीक है, अब वो क्या हो गया? पहला गैंगिंग हो गया यूएस एंड ईरान, सॉरी यूएस एंड इजराइल। सेकेंड गैंगिंग हो गया राइट अब्राहम अकॉर्ड्स। ईरान को धोखा मिल गया एक्चुअली हर जगह से। ईरान को लगा कि सऊदी अरेबिया वाले अब इनके साथ हैं, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं। ये तो हिस्ट्री का रेपुटेशन हो गया, ईरान वालों को 2 बार धोखा मिल चुका है। ठीक है, तो अगर इस्लामिक हिस्ट्री में भी देखेंगे तो जो शिया सुन्नी का डिविजन्स है वो यही है कि जो अली क्रिएटेड an army and he was given assurance that they will get support from certain groups against Umayyad Caliphats, and so they started this initiative या उन्होंने ये एक्शन लिया था for the war, but others backed out, and so Ali was left with only few followers and they were defeated in the battle of Karbala. ठीक है, और उस तरीके से इस्लाम में बन गए थे 2 डिवीजन। तो यही सिनेरियो हो गया इनके साथ फिर से। ठीक है, तो ईरान का बैटल ऑफ करबला ही है ये। इन्होंने सोचा कि सऊदी अरेबिया मदद करेगा, इन्होंने सोचा यूएई मदद करेगा, तो वो क्रिटिसिज्म करेंगे लेकिन एक्शन नहीं करेंगे कुछ। पहली बात करने की स्थिति में नहीं, क्योंकि यूएस फोर्सेस है सारी तरफ कंटेन्ड है, और दूसरा ये है कि ईरान का साथ देके भी क्या करेंगे? ईरान का साथ देके क्या मिलने वाला है? इराक नहीं, ईरान ने ना। अब इन चीजों के एक्सप्लेनेशंस काफी हैं, बहुत थियोरीज एक्सप्लेन करती है कि कंट्रीज की अपनी चॉइस जो होती है वो उनके कल्चर, उनकी हिस्ट्री, बहुत चीजों से गवर्नड होती है। कोई इंसान कोई एक्शन क्यों लेता है, उसके ऊपर मल्टीपल फैक्टर्स का रोल प्ले करते हैं। हमेशा ये और वैलिडेट करता है, इफ अ कंट्री इज नॉट एन ओपन सोसाइटी, देर इज नो वन टू काउंटर। आप अकेले हैं, लाइक अ फिलोसफर किंग, यू आर इन द वर्ल्ड ऑफ योर आइडियाज। कोई आपको काउंटर कर रहा है, आप उसको खत्म कर दे रहे हो। तो राइट पॉलिसीज तो डेमोक्रेसी में ही बन सकती हैं।
अगर क्रिटिकल एनालिसिस ही नहीं होगी तुम्हारी पॉलिसीज की, और नॉर्मली क्या होता है, जो पावर में होता है उसको अपनी वाह वाह सुनने की आदत पड़ जाती है। तो अब खमैनी खमैनी बोल रहा है, बाकी लोग कह रहे वाह खमैनी जी वाह। तो इंसान वर्ल्ड ऑफ आइडियाज में चला जाता है, क्योंकि इंसान तो इंसान ही है। नोबडी वांट्स टू सी देयर क्रिटिसिज्म। इसलिए ओपन सोसाइटी होना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कई थियोरीज वैलिडेट हो रही है इससे, ठीक है। तो पहला क्या हो गया इनका, ये बैटल ऑफ करबला हो गया। दूसरा है ना कि इनको मिल गया है धोखा, एक्चुअली कोई साथ इनका देगा नहीं। इनको लगा उल्टा चाइना भी नहीं देगा। चाइना ये सब बोलेगा, वही है कि ईरान हैज फ्रेंड्स बट इजराइल हैज एलाई। ठीक है, तो इजराइल को इतना जबरदस्त सपोर्ट यूएस ने दे दिया, अनवेवरिंग सपोर्ट। वो फायदा, वही तो फायदा हो गया इनको। और इनके साथ रह के भी किसी को फायदा नहीं था, ईरान के साथ। तो अब चलो नेक्स्ट कहाँ पहुंचे हम लोग। तो वही हो गया काउंटर वैलिडेशन। तो ये क्या हो गया, लास्ट में लिख सकते हैं, इट वैलिडेट्स केनेथ वॉल्ट्स थीसिस। अब एक क्वेश्चन लिखो समझने के लिए। लिखो, कैन वी अप्लाई मीर शाइमर्स थ्योरी इन करेंट सिनेरियो। क्या मीर शाइमर की थ्योरी अप्लाई होती है? तो पहले तो मीर शाइमर की थ्योरी क्या है, लिखो, नेशंस एस्पायर हेजेमनी एंड नॉट बैलेंस। Because in anarchical conditions, only hegemony offers maximal guarantee to security. अब लिखो पॉइंट नंबर 1, Iran's quest for nuclear weapon is driven by quest for security, by gaining hegemony. अंडरलाइन करो, गेनिंग हेजेमनी लिखो, राइट। अब लिखो, सिंस द फॉल ऑफ अरब रिपब्लिक्स like Syria, Iraq, Egypt, non-Arab states dominated the Middle Eastern politics. देखो ईरान, ईरान लिखो, पर्शियंस नॉट अरब्स। नेक्स्ट, टर्की नॉट अरब्स। नेक्स्ट लिखो, द जीसीसी कंट्रीज
are too small to dominate the politics. ठीक है, अब लिखो ईरान has the strongest credentials to be a hegemon पहला लिखो its topography, मतलब वेरी डिफिकल्ट टू इन्वेड है, वेरी डिफिकल्ट टू इन्वेड. नेक्स्ट इज साइज, नेक्स्ट इट्स इकोनॉमिक रिसोर्सेस, then scientific and technological prowess, next ideological leadership, मतलब सिंबल ऑफ एंटी वेस्ट, ये वाली चीजें तो ईरान के पास काफी थी. तो देखो अनफॉर्चुनेटली ईरान मिसकैलकुलेटेड क्या, फर्स्ट यूएस रिजॉल्व टू सिक्योर इट्स प्राइमेसी. इन्होंने सोचा यूएस जो है वो चाइना की तरफ देखेगा, यानी ब्रैकेट में लिखो इग्नोर्ड कार्टर डॉक्ट्रिन. इसलिए कहते हैं हिस्ट्री पढ़ना चाहिए, पहले से बता के रखे थे. सेकंड इजराइल्स कैपेसिटी टू टेक रिस्क फॉर इट्स एग्जिस्टेंस. Next, Iran also miscalculated flexibility of US. During negotiations at Oman. इनको लगा कि इजराइल की हालत खराब है, हम अच्छे से बार्गेन कर लेंगे, और इसीलिए जो कई पेपर्स में ईरान वाले कह रहे हैं कि यूएस ने हमको ट्रैप किया, तो तुम क्यों हो गए ट्रैप. ठीक है, तो अब ये सारा है कि ईरान का एम्बिशन भी था और ईरान के पास पोटेंशियल भी था, लेकिन ईरान कैलकुलेशन नहीं कर पाया और सारा रॉन्ग एक्शंस में फंस गए. उल्टा जब टॉक्स हो रही थी तभी चुपचाप बात मान करके कि भाई हम पूरा कोऑपरेट करेंगे और नहीं करेंगे, ये सॉरी बोल के निकलना था कि हमने गलती से एनरिचमेंट किया, अब नहीं करेंगे. तो कम से कम पता नहीं, अभी तक हमें लग रहा है मार दिया होगा, नहीं मारा है, कहाँ है खामैनी जी, पता नहीं, आई डोंट नो. ठीक है, फिलहाल ये भी वैलिडेट हो रहा है. ठीक है, हेजेमनी. और इसमें लिखो, एक और लिखो, इवन इजराइल्स एक्शन कैन बी वैलिडेटेड on the basis of Mearsheimer's theory.
इसका मतलब है फॉर सिक्योरिटी ऑफ इजराइल। It has to eliminate all threats which give it existential crisis। ठीक है, फिर लिखो द एंड गेम ऑफ इजराइल इज मिडिल ईस्ट अंडर US Israel hegemony। The best guarantee। समझ में आ रहा है हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? तो अब जैसे कैनेथ वॉल्ट ऑब्जर्व इन द थियोरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स the structure of international politics limits and molds agents and agencies and point them in many ways that tend towards common quality of outcomes even though efforts and aims of agents and agencies vary। मतलब एक common foreign policy दिखती है। This structuralist perspective help us to understand how systemic constraints have led to this direct confrontation। मीर शाइमर का वही है, द एनार्किकल सिस्टम सेल्फ हेल्प कंपेल्स स्टेट टू मैक्सिमाइज देयर relative power position। तो ईरान was also trying to maximize its relative power position and Israel also। ठीक है, नेक्स्ट है इनकी एक थियोरी है, ऐसे लिखो ऐसे लिखो व्यूज ऑफ बैरी बूजा and Oli Weaver, OLEWAEVER, Oli Weaver, WAEVER। ये लोग कौन है? कोपेनहेगन स्कूल। ठीक है, तो कोपेनहेगन स्कूल में इन्होंने एक कंसेप्ट दिया है रीजनल सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स। अभी पहले लिखो इट हैज बीन प्रपोज्ड टू look at the conflict through the framework of regional security complex। रीजनल सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स ये कहता है कि एक रीजन में डिफरेंट कंट्रीज की सिक्योरिटी पॉलिसीज इंडिपेंडेंटली नहीं देखी जा सकती, दे आर ऑल इंटरलिंक्ड। यानी कि जो ये वॉर है इसमें ये एक नॉन जीरो सम गेम टाइप का सिचुएशन सऊदी और यूएई और बाकी कंट्रीज को भी है। ये मतलब इट इज नॉट जस्ट अ टू कंट्रीज गेम, हर कंट्री इन्वॉल्व है। चीजें जैसे फ्लूइड पोजीशंस हैं सऊदी अरेबिया की, यूएई की, चाइना की, तो वो किसी भी साइड में जा सकते हैं, इंडिया भी किसी भी साइड में जा सकता है। ठीक है, तो इस सिनेरियो को देखने के लिए रीजनल सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स एक कॉन्सेप्ट है जो बताता है कि सिक्योरिटी पॉलिसीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज आर इंटरलिंक्ड। तो ये जो गेम है इसमें ओनली इजराइल एंड ईरान नहीं है,
ठीक है, इसमें सऊदी, यूएई सभी का कहीं ना कहीं हो सकता है कि बिहाइंड द सीन दे मस्ट बी डूइंग द कोऑपरेशन। ठीक है, तो ये थ्योरी मैं ऐसे पढ़ दे रही हूँ, हालांकि इतना हाई लेवल यूपीएससी से एक्सपेक्टेड नहीं है। Barry Buza and Oli Weaver calls a regional security complex. According to their definition, a regional security complex is a set of units, जो भी सारे कंट्रीज ले लीजिए मिडिल ईस्ट की, whose major security perceptions and concerns are so interlinked that their national security problems cannot reasonably be analyzed or resolved apart from one another. तो अब यहां पर मिडिल ईस्ट की जितनी भी कंट्रीज हैं, सेट ऑफ यूनिट्स, ऑल कंट्रीज ऑफ मिडिल ईस्ट, इनके लिए दोनों ही थ्रेट थे, ईरान भी थ्रेट है और इजराइल भी थ्रेट है। यानी इनके जो भी कमिटमेंट्स हैं, जीसीसी, टर्की, ये फ्लूइड है, जिधर भी बैलेंस ऑफ पावर शिफ्ट होगा सब शिफ्ट हो जाएंगे और ये जो ईरान आइसोलेट हो जाएगा। आ गया समझ में? तो इसको वो कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। और इसमें क्या थ्योरी लगाई जा सकती है, देखो प्रिजनर्स डिलेमा। प्रिजनर्स डिलेमा ये बताता है पॉसिबिलिटी ऑफ मिसकैलकुलेशन। और possibility of not choosing the best course of action। और ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, तब इसराइल ईरान में कोई कम्युनिकेशन टॉक्स हो नहीं रहे, आप उस तरीके से ऑब्जर्व कर ही नहीं रहे। ठीक है, तो अभी ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है ईरान हैज बीन वर्स्ट ऑफ। क्या? ईरान हैपेंड टू बी इन द वर्स्ट ऑफ सिनेरियो, क्योंकि मिस कैलकुलेशन हो गया बहुत ज्यादा। ठीक है, नेक्स्ट सिक्योरिटी डिलेमा तो है ही। सिक्योरिटी डिलेमा क्या है? अटेम्प्ट्स बाय ईरान फॉर इट्स सिक्योरिटी ऑब्लिक डेटरेंस। तो ये न्यूक्लियर डेटरेंस के लिए बना रहे थे, राइट, वेयर इंटरप्रेटेड बाय इजराइल। एज अ थ्रेट टू इट्स सिक्योरिटी। ठीक है, एक और जो एंगल ये टच करता है वो है फ्यूचर ऑफ नॉन प्रोलिफरेशन। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1, एक तो लिखो एनपीटी हैज बीन एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ यूएस हेजेमनी।
ठीक है, नेक्स्ट, राइट, देयर इज अ डिफरेंस इन द केस ऑफ नॉर्थ कोरिया एंड ईरान. अंडरलाइन करो नॉर्थ कोरिया, लिखो यूजिंग द ट्रीटी प्रोविजन केम आउट ऑफ एनपीटी. इसका मतलब है देयर आर रिस्ट्रेंट्स ऑन यूएस to take action अगेंस्ट नॉर्थ कोरिया, क्योंकि वो तो ट्रीटी को अलाउ कर रहे थे. ये समझ में आया? अब नॉर्थ कोरिया वाला एक क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए ईरान की साइकोलॉजी को समझना. अब सेकंड है केस ऑफ ईरान. while remaining in NPT, Iran has been violating. While remaining in NPT, Iran has been violating NPT norms. हाँ, निकल जाने के लिए 3 महीना चाहिए ना. अभी बता रहे क्यों नहीं निकले, क्या समझे? तुम लोग कोई वो तो नहीं लिए हो, मतलब फॉर्म भर दिया तुम लोगों ने? फॉर्म आया होगा ना मेंस का, क्या भर दिया? खूब सारा हॉबी वॉबी पहले ही भरवा लिया था. फॉरेन पॉलिसी तो नहीं भरा है आईएफएस फर्स्ट चॉइस? मत हम लोग का थोड़ा ख्याल करके, तुम लोग के हाथ में अगर चला गया देश है, तुम लोग वही सब जगह सही हो, सीतामढ़ी है, कलेक्टर सीतामढ़ी, कलेक्टर ये सब, वहां उधर मत जाना. वहां पे वैक्यूम रखना फॉरेन सर्विसेज में. ये इतना आसान लाइफ है नहीं यहाँ पे. तो अब हम कहाँ पहुंचे? हाँ, हाँ, तो ईरान की प्रॉब्लम थी एनपीटी में रह के काम करना. अब मेन है वाई, ऐसे लिखो वाई ईरान डिड नॉट कम आउट ऑफ एनपीटी. ये $1 मिलियन क्वेश्चन है. एनपीटी से बाहर क्यों नहीं निकल रहा था? ठीक है, वो ईरान की एक स्ट्रैटेजी थी. एन ईरान आउट ऑफ एनपीटी और ईरान विद इन एनपीटी, क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं? हाउ इट वाज हेल्पिंग Iran to remain in NPT. ठीक है, तो it would have helped Iran to remain NPT had Iran's weapon ambitions remained clandestine. तो दिस दे हैव एक्चुअली फाउंड आउट कि वो क्लैंडस्टाइन रह नहीं पाए. इसीलिए ईरान ने बिल्कुल जैसे फुर्डो वाला प्लांट है, ये इतना अंदर वो फैसिलिटी है, ईरान को ये फायदा तो होता. ठीक है,
अब हमें सोचना है ईरान आउट ऑफ एनपीटी। द डे ईरान विल बी आउट ऑफ एनपीटी मतलब ईरान इज मेकिंग न्यूक्लियर वेपन, ये होता। ईरान मेकिंग न्यूक्लियर वेपन का मतलब क्या है? जो अदर मुस्लिम कंट्रीज का कोएलिशन ईरान बिल्ड कर रहा है वो एलिनेट हो जाता। क्योंकि ईरान बहुत ही एक कैलकुलेटेड स्ट्रेटजी की बातें करता था कि न्यूक्लियर वाला जो है ना वो इस्लामिक नहीं है, हम नहीं बनाएंगे। हम नहीं बनाएंगे मतलब वो सोचते थे कि बना के तो रखें लेकिन नहीं बनाएंगे, क्योंकि दिस विल एलिनेट देतांत विद सऊदी अरेबिया, यूएई और अदर कंट्रीज। प्लस अगर ईरान एनपीटी से बाहर नहीं आ रहा है और ईरान ये छुपा ले जा रहा है तो इजराइल और यूएस डायरेक्टली दे विल बी हेजिटेंट इन अटैकिंग ईरान। नेक्स्ट है कि ईरान मेंटेनिंग थ्रेशहोल्ड बट नॉट गोइंग फॉर ईरान वॉज यूजिंग इट एज अ बार्गेनिंग टूल कि भाई या तो हमारे खिलाफ सैंक्शंस खत्म करो नहीं तो हम न्यूक्लियर वेपन बनाएंगे। तो ईरान को एक मीन्स देख रहा था कि दिस इज हाउ ईरान विल यूज दिस पोजीशन टू एक्सट्रैक्ट द बार्गेन। ईरान एनपीटी से बाहर होता तो कोई टॉक्स ही नहीं होती, सैंक्शंस और स्ट्रांग हो जाते, ईरान के खिलाफ काउंटर कोएलिशन और स्ट्रांग हो जाते और ईरान के पास ऐसा कुछ नहीं होता अदर देन फाइट। कुछ आया समझ में? ईरान क्यों था एनपीटी में? क्या बेनिफिट्स हैं? जैसे ये कि ईरान बनाएगा, ईरान विल मेक न्यूक्लियर वेपन और नॉट, एवरी कंट्री विल मेक, ये तो क्लियर है, इसी को कह रहे हैं एनएथ। क्वेश्चन ये है कि व्हेन, वेदर इज नॉट अ क्वेश्चन, एवरी कंट्री व्हेन। तो ईरान continued to remain in NPT. ईरान out of NPT. ईरान out of NPT का मतलब क्या है? ईरान के enemies will increase. जो थोड़ा बहुत सपोर्ट ईरानियन रेजिम को आज ओरली मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। तो ईरान रेजिम विल इंक्रीज, ये होगा। नेक्स्ट है ईरान विल लूज द बार्गेनिंग पावर टू गेट मॉनिटरी कंसेशंस एंड ऑल, क्योंकि आज हमें ईरान को रोकना था न्यूक्लियर वेपन बनाने से। तो ईरान कह रहा है कि सौदेबाजी कर लो, ये हमें दे दो और हम नहीं बना रहे। तो अगर वो एनपीटी में नहीं होगा तो वो बार्गेनिंग नहीं हो सकती थी। और एनपीटी में रहने का फायदा यही है कि इनका रीजनल इक्वेशन सेट हो रहा था और ये यही कह बार बार ये बोल रहे थे इट इज नॉन इस्लामिक, नॉन इस्लामिक। तो ये एश्योरेंस इनको दे रहे थे। इजराइल को तो पता ही था ये बनाएंगे, लेकिन ये अरब कंट्रीज को एश्योरेंस दे रहे हैं। तो इनको ये लगा कि एनपीटी में रहना बेहतर है, एनपीटी से बाहर आना जो डे 25 में आया है वो उसी समय आ जाता जब ये बाहर आता है। तो ये सारा सिनेरियो 2005 में ही बन जाता। और आपने ऐसे बाहर आ गए का मतलब ये नहीं है कि आप तुरंत न्यूक्लियर उसके लिए तैयार हो जाएंगे।
और अभी के वॉर का एम क्या था, इनकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी खत्म करना, और उससे ज्यादा इनकी जो मिसाइल्स की कैपेसिटी है, इनको दोनों को खत्म करना। दिस इज व्हाट इज द एंड गेम। क्या समझे? ओके चलो अब हम इसमें आते हैं। तो एनपीटी में हम क्या लिख रहे थे? वाई ईरान डिड नॉट come out. Point number 1, it was beneficial for Iran to remain in NPT and to bargain to remove the sanctions. Next, Iran in NPT restrains US and Israel actions. इन्होंने सोचा ना कि हम वो गड्ढे में जाकर के बनाएंगे तो इन्हें पता नहीं चलेगा। तो वही तो ट्रम्प कह रहा है, नो बडी इज आउट ऑफ रीच। तो खमेनी को डायरेक्ट कह रहा है कि कोई भी हमारी रीच के बाहर है ही नहीं। तो ये दिन शी जिनपिंग का कब आएगा ये नहीं समझ में आ रहा है। ये किसी का भी दिन वो तो बहुत कोडेड लैंग्वेज में ट्रम्प बोलता है कि कोई भी हमारी रीच के बाहर नहीं। इसीलिए हम बीच बीच में सब हिंदी में बोलते हैं। मतलब पता नहीं ये उसका क्या भरोसा, कुछ भी क्या समझ ले क्या बता दे, बीच बीच में हम बड़ाई बड़ाई भी करते रहते हैं भाई। नहीं इसीलिए तो उसने बोल दिया ना, अमेरिकन की रीच के बाहर कुछ नहीं है। इससे इनको काफी कुछ लाइक चाइना का भी एडजस्टमेंट दिमागी हो सकता है इन चीजों से। ठीक है तो फिलहाल क्या लिखा है हमने? और नेक्स्ट है राइट, रीजनल powers would have been alienated, would have got alienated. इसलिए इनके लिए बेस्ट केस सिनेरियो था थ्रेशहोल्ड। बेस्ट केस सिनेरियो वाज थ्रेशहोल्ड। ये चाइनीज इंजीनियर ने बोला होगा अंदर घुस कुआं खोद लो। ठीक है चाइनीज सलाहकार लेके बैठे बेवकूफ लोग। चलो तो ये है। अब फिलहाल अब इसमें पहली चीज यही है कि यूएस हैड टू टेक प्यूनिटिव एक्शन, otherwise nuclear order will collapse. बाकी स्टेट्स भी यही करेंगे। इनको तो ये करना मस्ट था टू डेसिमेट एंड शो दैट रूल को आपको फॉलो करना ही करना है। ठीक है और सेकंड यस, थ्रेशहोल्ड मतलब हमारे अंदर कैपेसिटी है लेकिन हम बना नहीं रहे हैं, और हमें ज्यादा परेशान करोगे तो हम बना देंगे। तो अब ये सब गेम होता है कि आप कह रहे हो कि हम, आप एक पोजीशन रख रहे हो, सामने वाला डर रहा है नहीं डर रहा है तो उसके ऊपर है। ठीक है वही ब्लफ, हाँ वही ब्लफ वाली कहानी है। तो ब्लफ चल गया तो फायदा है, नहीं चला तो गए आप। तो वो सिनेरियो है। तो इसमें यूएस को तो ये प्यूनिटिव एक्शन करना ही पड़ेगा। और प्लस अभी इसका एनपीटी से रिलेट करके क्वेश्चन आ सकता है कि it is also show that you need to strengthen these institutions, their surveillance power etc. तो हो सकता है कि एनपीटी में इमर्ज स्ट्रोंगर
और एनपीटी बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है यूएस फॉरेन पॉलिसी का। ओके, इसको और इसमें इन्होंने ऐसे बताया कि प्रोलिफरेशन जब होता है तो एक तरीके की प्रिएंटिव वॉर्स हैं, देन स्टेबल डेटरेंस। तुम लोग छोड़ दो, इतना कर नहीं पाओगे। अब ऐसे जरा अनफोल्डिंग ऑफ इवेंट्स लिख लो। अनफोल्डिंग ऑफ इवेंट्स में पहला लिखो 9 जून, IAEA's रिपोर्ट। 13 जून, ऑपरेशन राइजिंग लायन। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एंड ईरान्स मिलिट्री कैपेबिलिटीज। और ये ऑपरेशन अब नहीं रुकेगा, उसने कहा विल कंटिन्यू until mission is complete। तो ये राइजिंग लायन का उनकी थियोलॉजी में इन्फ्लुएंस है। और जो पुराना ईरानियन रेजिम है, मोनार्की वाला, उनके भी फ्लैग में लायन था। तो ये एक तरीके का सिंबल है कि शायद पुरानी रेजिम को वापस लाना है। ठीक है, ये तो छोड़ दो। तो इनके प्रोमिनेंट मिलिट्री लीडर्स, न्यूक्लियर साइंटिस्ट, जैसे बेनहेम शहरयारी को अभी मारा गया, ही इज द मेन पर्सन हु विल एस्टैब्लिश्ड हामास। अब इसके बाद ईरान का रिस्पॉन्स है ट्रू प्रॉमिस, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस नंबर 3। अब ट्रू प्रॉमिस में इन्होंने क्या किया है? अटैक्स बाय मिसाइल्स एंड ड्रोन्स। इसमें इन्होंने सिविलियन एंड मिलिट्री दोनों को टारगेट करने की कोशिश की है। लेकिन इनकी ट्रू प्रॉमिस जो है वो सिर्फ एक टेक्टिकल डिफेंस है, टेक्टिकल डिफेंस। And with limited ability of Iran has a limited capability। ऐसे जरा लिखो डेटरेंस पोस्चर्स। इजराइल का डेटरेंस है क्वालिटेटिव डेटरेंस। क्वालिटेटिव डेटरेंस का मतलब होता है टेक्नोलॉजिकल सुपीरियोरिटी, आयरन डोम वाला। ईरानियन डेटरेंस, ये स्ट्रेटेजिक डेप्थ। स्ट्रेटेजिक डेप्थ इन्हें कैसे मिलनी है? एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है, वही खत्म कर दिया इन्होंने। अब है पोजीशन ऑफ वेरियस कंट्रीज। सबसे नाराज है टर्की।
टर्की कॉल्स फॉर कलेक्टिव प्रेशर बाय मुस्लिम वर्ल्ड। नाराज हैं या डरे हुए हैं, वॉट एवर। बाकी सबका जेनरिक है, जैसे सऊदी, यूएई, कतर, ये लोग कह रहे हैं बातचीत कर लो, लेकिन टर्की मेन है। यूएस, इन्होंने दिया था ईरान टू डिसाइड विद इन 2 वीक्स। ट्रंप ने कहा मैं 2 वीक से ज्यादा नोबेल प्राइज के नॉमिनेशन के लिए वेट नहीं कर पाऊंगा। ठीक है भाई, तुम्हारे पास 2 ही वीक है, आई एम गेटिंग इम्पेशेंट। 2 वीक, एक दिन पहले वो लगा के संडे को करना चाहिए था, तो 2 वीक्स का टाइम था। अब चाइना गॉट एंग्री। देखो, चाइना held that Israel crossed the red lines, means good for India. और ये चाइना का कंपल्शन है फॉर मुस्लिम वर्ल्ड, और इसलिए, बट चाइना सेज बट इट डजंट मीन इट। फाइन। तो पुतिन ऑफर्ड मीडिएशन। यूरोपियन यूनियन, पहला, इजराइल्स राइट टू सेल्फ डिफेंस। लेकिन इन्होंने थोड़ा बैलेंस करने की बात की कि वॉर नहीं करना था, डिप्लोमेटिक सॉल्यूशंस। यूरोपियन यूनियन वाले इसलिए नाराज हैं क्योंकि ईरान ने रशिया को सपोर्ट किया है, और इन द यूक्रेन वॉर मिसाइल सिसाइल देखे, इसलिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनका जबरदस्त पोजीशन है, ये मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ठीक है, और डीपली हर्ट, डीपली कंसर्न है ये क्या हुआ है, और ये मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इंडिया अर्जेस बोथ साइड्स टू अवॉइड, ये दोनों से कह रहे हैं एस्केलेशन ना करो, जैसे कोई इनकी सुनने वाला है। एग्जिस्टिंग चैनल्स ऑफ डायलॉग एंड डिप्लोमेसी शुड बी यूटिलाइज्ड फॉर de-escalation and resolving underlying issues. India enjoys close and friendly relation with both countries and stands ready to extend all possible support. लेकिन इनका फोकस, इंडिया का फोकस है टू वही सेफ एंड रेस्क्यू इंडियन कम्युनिटी। तो इंडिया की पोजीशन लिखो, लिखो क्लोजली मॉनिटरिंग द सिचुएशन। इंडिया ने कम से कम इतना तो कहा कि इट इज इट हैज क्लोज एंड फ्रेंडली रिलेशंस विथ बोथ फ्रेंड, दोनों दोस्त हैं। लेकिन इजराइल वाली दोस्ती रिश्तेदारी में बदल चुकी है। मैरिज मेड इन हेवन है, और इनकी अभी दोस्ती है ऐसी बेकार है नेक्स्ट टाइम। यूएन, यूएन वाले एक ही बात कहते हैं, गिव पीस अ चांस एंड सैलरी टू अस। हम कह रहे हैं जिस दिन ये यूएन बंद होगा, खत्म होगा, वो थोड़ा ज्यादा सही हो जाएगा। इनको बस अपनी सैलरी की चिंता और कुछ नहीं। फिर इनके रेमिफिकेशंस में न्यूक्लियर फॉल आउट्स की बात की जा रही है। ईरान किधर है ये ना, सब तरफ से तो मिलिट्री प्रेजेंस है यूएस की, यूएस नेवी एसेट्स हैं।
कार्टर डॉक्ट्रिन तो लिखी हुई है आपने, और स्टोरी ऑफ ये लिख सकते हैं, न्यूक्लियर डिस्प्यूट 2002 में स्टार्ट हुआ। और बुश कह रहा है कि एक्सिस ऑफ इविल का कॉन्सेप्ट। फिर 2003 यूरोपियन नेगोशिएशंस एंड सस्पेंशन। फिर 2006 रीस्टार्ट। फिर 2015 न्यूक्लियर डील। इसमें कौन कौन लोग थे? चाइना, रशिया, यूएस, यूके एंड ईयू। इंडिया कहीं होता ही नहीं डील्स वील्स में। बीच में न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मारते रहे। आयरन स्वॉर्ड हम लोगों ने कर ही लिया। इजराइल किल्ड ऑल एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस। जियो पॉलिटिकल, ये लिख लो, जियो पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक कॉन्सिक्वेंसेस। एक हो सकता है स्ट्रेंथनिंग ऑफ सुन्नी एक्सेस। It can promote arms race. Then implications for energy security. इसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज वाला रोका जा सकता है। ये तो अब रेलेवेंट नहीं रहा। और क्या हो सकता है? सिस्टमिक ट्रांसफॉर्मेशंस, मतलब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ जाए वहां पे। और हो सकता है न्यू अलायंसेस, सुन्नी इजरायली ब्लॉक। और हो सकता है डाइल्यूशन ऑफ चाइनीज इन्फ्लुएंस। ईरान वीक हुआ मतलब चाइना वीक हुआ। स्ट्रेंथनिंग ऑफ यूएस। वीकनिंग ऑफ टर्की। एक थियोरिटिकल, एक दो क्वेश्चंस हैं ऐसे, जस्ट लिख लो कि मतलब थियोरी में क्या क्या फोकस हो रहा है, कि जस्ट थियोरिटिकल इनपुट्स लिखो। वैलिडेशन ऑफ ऑफेंसिव रियलिज्म, दूसरा है लिमिट्स ऑफ थ्योरी ऑफ डेटरेंस। थ्योरी ऑफ डेटरेंस किससे रिलेटेड है? बर्नार्ड ब्रूडी, BERNARD, बर्नार्ड ब्रूडी, BRODIE। बर्नार्ड ब्रूडी का
कहना है मतलब न्यूक्लियर होता है तो वॉर्स नहीं होती, लेकिन अभी तो न्यूक्लियर के बाद भी वॉर्स हो रही हैं। बर्नार्ड ब्रूडी का कहना है कि वॉर्स विल बिकम रिडंडेंट। लेकिन इंडिया पाकिस्तान और इजराइल ईरान बोथ क्वेश्चन विजडम ऑफ डिटरेंस। इंडिया पाकिस्तान पे भी बहुत जबरदस्त क्वेश्चन प्रोबेबल है आना है, लेकिन कैपेसिटी तो है ना। और दूसरा है रेलिवेंस ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म कहता है कि हिस्ट्री, कल्चर, and religious identities play central role in defining interests and threats. Interests and threats. तो ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट को आप सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट पैराडाइम से भी देख सकते हैं। और एक ऐसे लिख दो, व्हाट हैज बीन मोदीज पोजीशन। इसमें पहला लिखो, ऑन 13th जून Israel's prime minister briefed Prime Minister Modi. और इसमें बताया कि ये प्रिएम्प्टिव एंड नॉट रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स हैं। मोदी जी ने कहा कि ठीक है अभी कर लो, लेकिन जल्दी से पीस स्टेबिलिटी ले आओ। ठीक है, तो मोदी जी का रिस्पॉन्स है, मोदी शेयर्ड इंडियाज कंसर्न्स and emphasized for early restoration for peace and stability. फिर एस जयशंकर, पहला डायलॉग एंड डिप्लोमेसी, disassociated from SCO resolution. Condemning Israel's aggression. Previously, India did not
support UN resolution for ceasefire on Gaza. अब इसमें लिख दो इंडियाज स्टेक्स क्या है। इंडिया का मेन स्टेक है 10 मिलियन इंडियंस इन द रीजन। और इंडिया की प्रायोरिटी है इवैक्यूएशन, वो भी एयर इंडिया से। अब वो लोग बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे, आई डोंट नो। नेक्स्ट है लॉस इन रेमिटेंसेस, हो सकता है बट वो तो रिकवर हो जाएगा। फाइनेंशियल पिंच, ड्यू टू ट्रेड रूट डिसरप्शंस। अब इंडिया का जो डिफिकल्ट पोजीशन है वो ये है, हाउ टू मैनेज द ग्लोबल साउथ। वो लोग खुद को मैनेज कर लेंगे, इनको क्या करना है। नेक्स्ट वही है पाकिस्तान यूएस बॉन हॉमी। पाकिस्तान यूएस एक कंसर्न है इनका, इंडिया के लिए रेप्यूटेशनल लॉस है। फ्यूचर ऑफ छाबहार, बट आई थिंक बेनिफिटेड ही हो जाएगा। बस ये तो मैंने अभी अभी पढ़ा है यहीं पे। हमारे अनुसार काफी कुछ तुम लोग जान गए हो। हमारा डीडी न्यूज पे करा दें डिस्कशन। तो ये एंगल तो हो गया, अब अपना वो वाला टेस्ट पेपर बचा है। तो पुराने जो स्टैटिक वाले हैं वो उसमें से भी करते रहो, टाइम है कम और आईआर डेवलपमेंट्स हैं काफी। तो वेस्ट एशिया में आप क्लास नोट्स से क्या क्या यूज करोगे, कुछ कुछ ईरान इंडिया का ट्रेड वेड का डेटा आना तो इसी कॉन्टेक्स्ट में चाहिए। जैसे हिंदू का ही ये है क्वेश्चन, व्हाट इज इंडियाज स्टैंड ऑन एस्केलेशन इन वेस्ट एशिया, व्हाट आर द फाइनेंशियल एंड जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस, ऐसे आंसर हो जाएंगे। तो अब हम और इस पे नहीं करेंगे, अब फैक्चुअल पार्ट आप अपने से नोट्स में करो। कुछ चीजें जो होंगी जो अभी कवर नहीं हो पाई तो वो टेस्ट पेपर में कवर करेंगे, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन यही बनता है, चाहे तो अब उसमें काफी समझा दिया है हमने कि IMEC कॉरिडोर इज नॉट जस्ट अ जियो इकोनॉमिक बट अ जियो स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव। एक ये आ सकता है, टर्की वाला हमने कर दिया। एक क्वेश्चन मान लीजिए आपके जीएस में आ सकता है कि यूएई एज अ गेटवे टू लुक वेस्ट पॉलिसी, इंडिया यूएई रिलेशंस। तो उसको हमें कराने की जरूरत है या तुमसे हो सकता है? क्वेश्चंस लिख लो, घर पे ही कर लो कम से कम। तो एक क्वेश्चन तो यही लिख दो, यूएई एज अ गेटवे फॉर इंडिया इन वेस्ट एशिया।
तो मल्टीपल मीटिंग्स हैं, आईमैक कॉरिडोर है, I2U2 है, ऐसे थोड़ा सा डेटा यहीं पे लिख लो, कुछ फैक्ट्स और डेटा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन यही हो सकता है, जियो स्ट्रेटेजिक implications of IMEC corridor। और नेक्स्ट है वही लुक ईस्ट या एक्ट ईस्ट एंड लिंक वेस्ट is now focused on Eastern Mediterranean। ठीक है, आज का पेपर दिया आपने इंडियन गवर्नमेंट एंड वाला, तो इंडियन गवर्नमेंट में किसने दिया पेपर, आप लिख पाए? मैंने फोकस ये किया था कि जितने करंट अफेयर्स वाले इशू हैं उसी पे वो क्वेश्चन रखा था, और इंडियन सेक्शन का जो करंट अफेयर्स है वो इसी टेस्ट पेपर से डिस्कस हो जाएगा। सेंसस, डिलिमिटेशन, पॉलिटिक्स ऑफ लैंग्वेज, वही सेक्युलरिज्म। हाँ, तो तुमने हाँ, इलेक्शन कमीशन। तो जो पेपर आज आया, क्या आपने एक्सपेक्ट किया था ऐसे आएगा, या आपने क्या सोचा था? हाँ, स्टैटिक नहीं तो प्रिपरेशन करते समय तो ये समझ के करना होगा ना कि क्या किया जा सकता है, और उसमें मैंने स्टैटिक और करंट को इंटीग्रेट किया, उसको लिखना आप सीख जाएंगे। तो अब जो नेक्स्ट क्लास हम करेंगे वो इंडिया एंड साउथ एशिया पे करेंगे, और इसमें पाकिस्तान वाले आर्टिकल्स काफी, जैसे डेटरेंस, फेलियर, सिक्योरिटी, इनसिक्योरिटी डिलेमा, ये वाला करते हैं। बीच में विल कॉल यू, तो बीच में बाकी वो कवर करेंगे। और कुछ वीडियोस देखते रहो डेली बेसिस पर। तो ग्लोबलाइजेशन का कर लिया आपने? आज आया है। कंपैरेटिव के तो सारे डाल दिए, वो सब स्टैटिक पोर्शन में। ठीक है, चलो, ओके।